Hello everyone. So children, this is the last video of the chapter solution. आज रिपीट करेंगे हम लोग ये चैप्टर और टॉपिक भी हमारा लास्ट है, डेट इज हेनरीज लॉ. ओके, सो चिल्ड्रन आपको पता ही है कि फ्रॉम मंडे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइव क्लासेस. और लाइव क्लासेस में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा चैप्टर होगा, डेट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 1. Okay, so I'm giving you time, so try to complete it by tomorrow only, so that from Monday we are going to start with our live classes with the new chapter. Okay, so how we are going to start our topic, that is Henry's law. Okay, तो बच्चों हेनरीज लॉ क्या बोलता है? हेनरीज लॉ बोलता है कि सपोज करिए किसी गैस को किसी लिक्विड में मुझे डिसॉल्व करना है, मतलब मुझे एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है. ओके, एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसमें गैस हो हमारी सॉल्यूट, ओके, और लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो हमारा सॉल्वेंट. ओके, और मैं चाहती हूँ कि ये जो गैस है ये गैस इस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए, ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए. तो अगर मैं बात करूं कि इसका कितना अमाउंट इस लिक्विड में डिसॉल्व होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ गैस व्हिच डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ प्रेशर. ओके, जितना आप प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ही अमाउंट गैस का किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व होता है. आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, आपका अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड इंक्रीज होता जाएगा. जैसे मैं बताती हूँ एग्जांपल, कार्बोनेटेड बेवरेजेस है ना, कोल्ड ड्रिंक्स. कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है, गैस होती है, गैस होती है जो कि एक लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है. ओके, अब आपको पता है कि वो सारी जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल होती है उनको हाई प्रेशर पे फिलअप किया जाता है ताकि गैस जो है वो लिक्विड में इजीली डिसॉल्व रहे. ओके, तो यहाँ पर आता है बच्चों हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हेनरीज लॉ का, एंड दैट इज द मास ऑफ अ गैस dissolved in a given volume of the liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas at equilibrium with the liquid. ओके, मतलब कि जो भी गैस का मास होगा that will be directly proportional to the pressure of the liquid. Okay, so pressure of the gas with the liquid. So m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा mass of gas dissolved, that is m. ओके, P क्या हो गया, P हो जाएगा प्रेशर ऑफ अ गैस एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड. ओके, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा एक कांस्टेंट विच इज कॉल्ड एज K, Kp. तो K जो हो जाना है वो है कांस्टेंट जो कि डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, लिक्विड है ना, गैस के नेचर पे, लिक्विड के नेचर पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट वी कैन से, दैट इज ऑफ हेनरीज लॉ. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग हेनरीज लॉ में बच्चों. सो हेनरीज लॉ में आल्सो बी स्टेटेड दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस in a liquid at a particular temperature is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the liquid at that temperature. अब जैसे आप बोल रहे हो कि amount of a gas dissolved in a solvent या liquid, आप इसको क्या बोल सकते हैं, solubility of a gas in liquid, है ना. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो है the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure.
ओके। सो यहाँ पर बच्चों जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी गैस की उसको आपने बताया है proportional to the pressure at that temperature ना, temperature should be constant over there। अब यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है मैं सॉल्युबिलिटी को बता रही हूँ XA से। सो हम लोगों ने क्या लिया है, मोल फ्रैक्शन को सॉल्युबिलिटी माना है। ओके। सो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ XA is proportional to PA। ओके। सो ये क्या हो जाएगा, XA is equal to K dash PA है ना, XA equals to PA directly proportional to PA and XA equals to K dash PA, ये चीज हो जाएगी हमारी। तो ये बना कहीं ना कहीं इसका सेकेंड स्टेटमेंट वी कैन से। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, XA क्या हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, PA क्या हो जाएगा, PA विल बी प्रेशर ऑफ अ गैस। ओके। अगेन K डैश कांस्टेंट है, सेम कांस्टेंट है यही वाला जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, लिक्विड पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। मैं इसको बच्चों उल्टा लिखना चाहती हूँ। ओके। तो मैंने इसको उल्टा लिखा है PA इक्वल्स टू 1/K डैश XA है ना। मैंने क्या लिख दिया इसको, PA इज इक्वल टू 1/K डैश XA, जहाँ पर 1/K डैश एक कांस्टेंट को आप लोग 1 से किसी कांस्टेंट को डिवाइड करोगे तो ये भी कांस्टेंट होगी। सो यहाँ से जो कांस्टेंट आया आपका वो आता है हेनरीज कांस्टेंट बच्चों, हेनरीज कांस्टेंट। सो PA इज इक्वल टू KH XA। ओके। और जहाँ पर PA XA तो आपको पता है, HA जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हेनरीज कांस्टेंट। ओके। KH will be termed as Henry's constant। So यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, now according to this, ये तीसरा स्टेटमेंट। ओके। According to this children, now again your statement is going to change। Okay। So क्या चेंज हो रहा है, the partial pressure of a gas, okay, in vapor phase P is directly proportional to the mole fraction of a gas in the solution। Okay, so again एक और स्टेटमेंट आ जाएगा, the partial pressure of the gas is, partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas। Okay, mole fraction of the gas in the solution। Okay, अब यहाँ पर अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन के बीच में और इक्विलिब्रियम प्रेशर PA के बीच में। ओके। सो ये जो ग्राफ मुझे मिलेगा लाइक दिस, आई एम गोइंग टू गेट माय ग्राफ, और जहाँ पर स्लोप जो रहेगा, स्लोप विल बी इक्वल्स टू KH जो कि कांस्टेंट होगा। ओके। सो दिस इज द ग्राफ। ये आपको क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं मोल फ्रैक्शन बढ़ाने पे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या क्या पता चला है, जो ऑब्जर्वेशन मिलते हैं हम लोगों को हेनरीज लॉ से। नाउ वी हैव टू सी दैट ऑब्जर्वेशन। चलो पहला ऑब्जर्वेशन है KH जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ अ गैस के ऊपर। ओके। सेकेंड है बच्चों कि अगर KH की वैल्यू ज़्यादा होती है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस जो है इन लिक्विड वो डिक्रीज होती है। कैसे? क्योंकि हमने एक्चुअली जो सॉल्युबिलिटी है ना, सॉल्युबिलिटी को अगर K डैश बढ़ता तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती, बट यहाँ पर क्या हो रहा है आपका 1/K डैश है ना, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1/K डैश है, आपने 1/K डैश को KH लिया है, तो इसका क्या मतलब है कि आपका अगर KH बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं K डैश कम हो रहा है, और अगर K डैश की वैल्यू कम हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी XA की वैल्यू कम हो रही है।
मैं फिर से बताती हूँ कि अगर आपका KH बढ़ रहा है तो KH और K डैश, एक्चुअली सॉल्युबिलिटी तो यहाँ से कनेक्ट करी है हम लोगों ने, यहाँ पर तो मोल फ्रैक्शन की बात आ रही है। KH अगर बढ़ रहा है तो K डैश कम हो रहा है, K डैश कम हो रहा है तो XA की वैल्यू कम हो रही है, XA की वैल्यू कम हो रही है, कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी भी आपकी कम हो रही है, इसका यही मतलब है। ओके, थर्ड आता है बच्चों, क्योंकि देखो आपको बताइए कि टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊं, है ना, टेम्परेचर की वैल्यू अगर मैं बढ़ाती हूँ तो कोई सी भी गैस किसी भी लिक्विड में से इवॉल्व आउट होने लग जाती है, निकल जाती है बाहर। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डेफिनेटली केएच की वैल्यू तो बढ़ेगी और जो सॉल्युबिलिटी रहेगी गैस की किसी भी लिक्विड में वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने में ऐसा क्या फैक्टर बढ़ रहा होगा जिससे सॉल्युबिलिटी कम होगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट ओवर देयर। ओके, सो ये हम लोगों ने देखे इसके कुछ रिजल्ट्स जो हम लोगों को मिलते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इट्स लिमिटेशन चिल्ड्रन, है ना, ये हेनरीज लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी हैं हमारे पास में। So now we have to see limitations. So the first limitation ये है कि the pressure should be low and the temperature should be high. Okay? क्या है? Pressure low होना चाहिए और temperature high होना चाहिए। मतलब आप जिस गैस को सल्यूट की तरह ले रहे हो, it should behave ideally. एक आइडियल गैस होनी चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा है लास्ट ईयर आइडियल गैस क्या होती है। कोई सी भी गैस आइडियली बिहेव करेगी एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आता है बच्चों कि गैस का लिक्विड में ना कोई एसोसिएशन होना चाहिए ना कोई डिसोसिएशन होना चाहिए। द गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन विद द सॉल्वेंट और एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्वेंट। जैसे कि अगर मैं NH3 को वाटर में डिसॉल्व करती हूँ तो ये NH3 और वाटर को जो आपस में कंपाउंड बना लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोई कंपाउंड फॉर्मेशन भी नहीं होना चाहिए, है ना, कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका जो गैस है वो लिक्विड के साथ में कोई कंपाउंड बना ले, दैट शुड नॉट बी देयर। सेकेंड चीज क्या रहती है कि जैसे ये NH4OH है, ये NH4OH आगे चल के डिसोसिएट भी हो जाता है, तो यहाँ पर इस तरीके की कोई कंडीशन अगर बनती है तो वहां पर हेनरीज लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट द हेनरीज लॉ चिल्ड्रन। अब जो देखना है हम लोगों को, वी हैव टू सी इट्स एप्लीकेशन पार्ट। ओके ओके, सो हियर इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ वी हैव टू सी। ओके, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ जो सबसे पहला आता है दैट इज द इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। ओके, सो इफ यू सी चिल्ड्रन द कार्बोनेटेड बेवरेजेस, तो किसी भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस में क्या होता है, ओके, कार्बोनेटेड बेवरेजेस में CO2 dissolved in liquid। ओके, इसीलिए बच्चों आपको क्या करना पड़ता है, प्रेशर जो रहता है इट शुड बी हाई, है ना, कब, बाय सीलिंग द बॉटल, बाय सीलिंग द बॉटल, ताकि ये जो CO2 है ये आपके लिक्विड में डिसॉल्व रहे, है ना, मतलब जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का इट मस्ट बी हाई, बहुत ज्यादा होना चाहिए पार्शियल प्रेशर, तभी क्या होता है ये CO2 डिसॉल्व होती है। आपने देखा होगा जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कैप को ओपन करते हैं, एज सून एज, है ना, एज सून एज कैप ओपन होगा वैसे यहाँ से क्या हो जाती है, जो CO2 गैस है इट विल स्टार्ट रिलीजिंग। ठीक है, बहुत स्पीड से रिलीज होती है, क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने कैप ओपन किया जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो कम हो जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर CO2 का PP कम हो गया, पार्शियल प्रेशर कम हो गया, तो वो गैस बहुत तुरंत से निकल जाएगी। दूसरा आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि इसकी सॉल्युबिलिटी जो रहती है, CO2 की सॉल्युबिलिटी जो रहती है लिक्विड में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आल्सो, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आल्सो।
आपके कार्बोनेटेड बेवरेजेस अगर गर्म होंगे तो इसमें से इवॉल्व CO2 जो रहेगी, डिसॉल्व्ड CO2 रहेगी, वो इवॉल्व आउट हो जाएगी, जिसकी वजह से इसमें जो CO2 कंटेंट है वो कम हो जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो ये जैसे सी डाइवर्स, गोताखोर जो होते हैं ना, सी डाइवर्स। अब क्या रहता है बच्चों, अगर हम लोग बात करें बिलो द सी प्रेशर जो रहता है, प्रेशर वेरी हाई, प्रेशर इज वेरी हाई। ओके, तो जो ये सी डाइवर्स होते हैं, ये सी डाइवर्स पहले क्या करते थे, O2 प्लस N2 का मिक्सचर लेकर जाते थे, है ना, गैस इनहेल करने के लिए, ताकि वो लोग सांस ले सके। बट O2 और N2 क्या है, O2 और N2 है हाईली soluble in blood at high pressure। हाई प्रेशर पर ये गैसेस बहुत ज़्यादा soluble होती है ब्लड में, जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये सी डाइवर्स बाहर आते हैं, केम आउट, ओके, व्हेन दे केम आउट ऑफ द सी, तो उस टाइम पर क्या होगा, ये जो गैस होगी हमारी O2 प्लस N2, ये O2 प्लस N2 इवॉल्व आउट होगी। क्यों इवॉल्व आउट होगी, क्योंकि वो जैसे ही बाहर आए हैं प्रेशर क्या हो गया है, प्रेशर कम हो गया है। एक बार प्रेशर अगर कम हो जाता है तो ये गैसेस तुरंत से हमारे ब्लड में से बाहर निकलना शुरू करती है, और जब ये ब्लड में से बाहर निकलती है तो ये इतने प्रेशर के साथ में निकलती है कि इवन आपकी ब्लड वेसल्स जो रहती है ना, आपकी जो ब्लड वेसल्स होंगी वो बर्स्ट हो जाती है। कभी कभी इतना ब्लड लॉस हो जाता है कि पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इन सब चीजों से बचने के लिए नाउअडेज, है ना, नाउअडेज जो सी डाइवर्स होते हैं वो क्या लेकर जाते हैं, O2 प्लस हीलियम। क्यों, ये O2 प्लस हीलियम जो है इट इज लेस सॉल्युबल इन ब्लड एट हाई प्रेशर, इतनी ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होती है हमारे ब्लड में। इस वजह से क्या होगा, जब ये सी डाइवर्स बाहर आएंगे तो इतने प्रेशर के साथ में कोई भी गैस रिलीज नहीं होगी। ओके, ये जो ब्लड वेसल बर्स्ट हो जाती है, डैमेज हो जाता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैंड्स, BENDS, बैंड्स। ओके, सो इससे बचने के लिए नाउअडेज ऑक्सीजन, हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर दे के कैरी इन देम। अच्छा, काफी सारे बच्चे पूछते हैं व्हाई नॉट द प्योर ऑक्सीजन। प्योर ऑक्सीजन को हैंडल करना इट्स नॉट वेरी इजी चिल्ड्रन, हाई प्रेशर होता है, इसीलिए उसका मिक्सचर बना लिया जाता है, किसी के साथ में उसको मिक्स करके उसको सोल्यूशन फॉर्म में लेकर जाया जाता है। Okay, so this is the second one. Now just see the third one, that is in the function of lungs. Okay, in the function of lungs. तो देखो बच्चों, आपको पता है कि आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, ये ऑक्सीजन कहाँ होती है, लंग्स में। क्यों ये ऑक्सीजन लंग्स में जा पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लंग्स में PP पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो रहता है वो कम होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होगा तो ये O2 कहाँ आ जाएगी, आपकी लंग्स में। ओके, अब यहाँ पे कौन आएगा, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन आपस में बाइंड होंगे, वो बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाएगा हमारे टिश्यू के पास, क्योंकि टिश्यू में PP ऑफ O2 कम है लेकिन PP ऑफ CO2 काफी ज्यादा है, तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन दे देगा हमारे टिश्यू को। ओके, और ये हीमोग्लोबिन अपने साथ में किसको ले जाएगा, CO2 को। ओके, इन CO2 को वापस ही कहाँ लेकर जाएगा, लंग्स में। फिर हम लोग इसको एक्सहेल कर देंगे और ये आउट हो जाएगी। तो जो कहीं ना कहीं अगेन दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस विल वर्क ओवर देयर, जहाँ पर ये पार्शियल प्रेशर कम होता है वहीं पर वो गैस जो है वो मूव कर जाती है, लाइक दैट ओनली वी हैव टू सी। So this is the functioning of lungs. Now the fourth one that is the last application for climber or people at high altitude, है ना, for climbers or people living at high altitude। देखो बच्चों, आपको पता है कि अगर हम लोग बात करें हाई एल्टीट्यूड की, तो हाई एल्टीट्यूड पर क्या रहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 काफी
कम हो जाता है, मतलब हम ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हमारे भी ब्लड में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल, हाई एल्टीट्यूड पर प्रेशर क्योंकि कम है इसलिए सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन अवर बॉडी ऑल्सो डिक्रीजेस। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी, तो हमारे अंदर क्या बढ़ जाती है, अनकॉन्शियसनेस, है ना। कॉन्शियसनेस हम लोग लॉस कर देंगे, हमारी बॉडी बन जाएगी अनकॉन्शियस, है ना। सेंस ऑफ थिंकिंग जो है वो लॉस हो जाएगी हमारी, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनोक्सिया, विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ आल्सो। Okay, so this condition is called as anoxia. It is because of the low concentration of oxygen in our body. So children, this is the application of Henry's law, and now we have to relate this Henry's law with Raoult's law. Okay, so now we have to see Raoult's law as a special case of Henry's law. Okay, so Raoult's law as a special case of Henry's law. तो जस्ट सी चिल्ड्रन, राउल्स लॉ हम लोग देखते हैं राउल्स लॉ क्या होता है, और हेनरीज लॉ हमको बताना चाहिए। हम लोग सिर्फ और सिर्फ दोनों के मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखेंगे। ये होता है पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, और ये होता है पी ए इक्वल्स टू के एच एक्स ए। ओके, बात करें तो ये दो फैक्टर तो दोनों में ही सेम है, पी ए एक्स ए पी ए एक्स ए। डिफर सिर्फ इतना ही है, दोनों के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, तो सिर्फ और डिफरेंस इसमें इतना ही होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में डिफरेंस होता है। और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो सेम हो जाए तो राउल्स लॉ जो रहेगा वो हेनरीज लॉ बन सकता है, ये हेनरीज लॉ राउल्स लॉ बन सकता है, वी कैन से। ओके, सो जैसे पी नॉट ए जो है वो अलग है और इधर जो के एच है वो अलग है। तो अगर हम लोग बात करें तो इनमें डिसिमिलैरिटीज क्या है, इनमें यही चीज की डिसिमिलैरिटीज है कि राउल्स लॉ का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पी नॉट ए है और हेनरीज लॉ का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो ए एच है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, लेकिन अगर हम लोग बात करें सिमिलैरिटीज की, सिमिलैरिटीज की, तो यहाँ पर क्या है, बोथ अप्लाई टू वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि ये भी गैसेस के लिए है और ये तो वोलेटाइल के लिए एप्लीकेबल है। सेकंड है, दोनों ही क्या बोलते हैं कि पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ओके, ये चीज बोलते हैं दैट पार्शियल प्रेशर पीपी of a component is directly proportional to mole fraction of that component। तो अगर देखा जाए तो दोनों चीजें सेम है, बस इनके कांस्टेंट हम लोगों ने अलग अलग कर दिए हैं। सो दैट इज द बेसिक डिसिमिलैरिटीज। तो राउल्स लॉ भी हेनरीज लॉ जैसा ही है, बस थोड़ा सा बेसिक उसमें डिफरेंस आता है। अच्छा बच्चों, अब अगर आप लोग देखोगे तो मैंने आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल भी सेंड किए हैं, सॉल्यूशन के साथ में न्यूमेरिकल सेंड किए हैं। बट अब वो न्यूमेरिकल जो है बच्चों, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में बहुत न्यूमेरिकल देख चुके हैं, तो आई होप वो छोटे मोटे न्यूमेरिकल जो है तो आप लोग खुद से सॉल्व कर पाओगे। बट देन ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो एनी टाइम यू पीपल कैन कॉन्टेक्ट मी। ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर बाय टुमारो चिल्ड्रन, बाय संडे यू पीपल कैन कंप्लीट दिस, है ना। कल की डेट में आपको कोई न्यू वीडियो हम लोग सेंड नहीं करेंगे, बट आफ्टरवर्ड्स, है ना, हम लोग क्योंकि स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम मंडे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लाइव क्लासेस। गॉट इट? सो उसमें हम लोग न्यू चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे। ओके, so please complete your part and clear all your doubts. Thank you so much.